ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर फाइजर लिमिटेड, जो कि हमारे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है, जिन्होंने R&D को एक बिजनेस की तरह लिया हुआ। वो कहते हैं हर खर्च किए हुए पैसे को से हमें ROI मिलना चाहिए। वी शुड गेट सम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर एवरी रुपी दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन R&D। R&D का मतलब ये नहीं है कि जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी मैंने देखे डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आए, टेक्विप जैसे प्रोग्राम्स आए जिसमें हर इंस्टीट्यूट ने, किसी ने 6 करोड़, किसी ने 8 करोड़, किसी ने 10 करोड़ रुपया खर्चा किया, और खर्चा ही किया। उससे जो पहली बात तो कोई यूजर नहीं, दूसरी बात जितना इक्विपमेंट खरीदा गया वो सब इतना आउटडेटेड है, वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासरूम्स क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन देयर इज नोबडी एज अ यूजर, nobody uses those that new software to teach. प्रोडक्ट्स वैसे ही खरीदे हुए रखे हुए हैं। हमारे बहुत सारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स आई हैं जो कोविड के टाइम पर वैसे के वैसे ही रखे नहीं, उसका कोई यूजर नहीं था, कोई इसको यूज करना नहीं जानता था। मैं सारी लाइफ सेविंग इक्विपमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इक्विवेलेंट टू परफॉर्मेंस। पहले ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस के बराबर नहीं है। Okay. हमारे पास 2 से 3 करोड़ ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन अभी तक हमने उनके जो टैलेंट पूल है उसको लेवरेज नहीं किया है। ओके, एजुकेशन हमारे यहाँ शुरू से एक प्लेटफॉर्म माना गया है जहां पर जिंदगी के 3 से 5 साल, 7 साल, 10 साल खर्च करने हैं। उससे आउटपुट क्या मिलेगा, कितनी वैल्यू एडिशन होगी उस बच्चे में, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम की रिवैम्पिंग चाहिए ही चाहिए। तो हमें अपने टैलेंट पूल को इस्तेमाल करना है। और एक सबसे बड़ा उसका एक रिफ्लेक्शन ये है कि हमारे किसी करिकुलम में रिसर्च इन्वॉल्व नहीं है। जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो भी एक फॉर्मेलिटी की तरह लिए जाते हैं। दैट्स एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट व्हिच इज टू बी। और इवैल्यूएशन के समय कुछ नहीं देखा जाता कितना उस प्रोजेक्ट का कंट्रीब्यूशन है और जहाँ पर उसने किसी भी स्टूडेंट ने किया है, उसका कितनी वैल्यू एडिशन वो करके आया है ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में या कहीं और। जब तक हम किसी कार्य से कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं हमें पता नहीं, तब तक हमारे लिए उसके बारे में बात करना बिल्कुल ही बेकार है। चलिए आगे बढ़े। हमें मालूम है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव जब नहीं ले पाती उतना, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज और भी बहुत सारी हैं और इसमें गवर्नमेंट भी दोषी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एसेंशियल है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, बिना उसके काम नहीं चलेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर इंडिया में अभी टोटल जो हमारे R&D एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका 40% से भी कम है। ये तो सरकारी डेटा है, मेरे हिसाब से तो 25% से भी कम है। जितना R&D हो रहा है, और थोड़ा केमिकल सेक्टर में, थोड़ा सा मेडिसिन के सेक्टर में, वरना जनरली मैंने जितने भी यूनिट्स देखी हैं, चाहे वो बहुत ही हैवी इलेक्ट्रिकल्स की यूनिट हो, वो मेटलर्जी यूनिट्स हो, ज्यादातर हम बोरोड टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं। वी आर नॉट डेवलपिंग एनी टेक्नोलॉजी ऑफ आई। बहुत छोटा मोटा इनोवेशन देखेंगे तो मटेरियल मूवमेंट में या यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा। प्रोसेस में या प्रोसेस डेवलपमेंट में बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग भी नहीं हो रही। कैसे हम प्रोसेस को कट करें। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स ने, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, a lot of these companies have done some BPR
Based on the suggestions of McKinsey and say BCG और AT Kearney, ये बड़े बड़े जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स हैं, इनके कहने पर हमने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की है, जबकि वो प्रोसेसेस बड़े आराम से अपने यहाँ पूरे हो सकते थे और बहुत सारा एक्सपेंडिचर कट हो सकता था और हम किसी ओरिजिनल बेसिक रिसर्च के एरिया में हम जा सकते थे। बेसिक रिसर्च बहुत ही पुअर सिनेरियो है इंडिया में। बेसिक रिसर्च का सिनेरियो बहुत ही क्वेश्चनेबल है। इनफैक्ट ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया में अगर हम जीडीपी का पार्ट देखें तो इंडिया में इट इज वन ऑफ द लोएस्ट, सबसे लो एक्सपेंडिचर हमारे यहाँ R&D में हो रहा है। और अगेन ज्यादातर उसमें फोकस हमारा मनी यूटिलाइजेशन पर होता है, जो एलोकेशन है उनका यूटिलाइजेशन पर होता है, रिजल्ट्स पर कम होता है। हालांकि इनोवेशन में इंडिया ने थोड़ा सा लीप किया, जो इंटरनेशनल फिगर्स है उनके अकॉर्डिंगली ग्लोबल इंडेक्स पर हम 81 से 46 पर आए, लेकिन 20 के बाद तो ये लिस्ट जो है ऑलमोस्ट अंडर डेवलप्ड नेशंस की स्टार्ट हो जाती है। अगर हम 10 साल में या 4 साल में इथोपिया, केनिया, सऊदी अरेबिया, मस्कट, यूएई, लीबिया, इनसे ऊपर आ भी गए तो हमने क्या अचीव किया होगा? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से एफर्ट्स कर सकती है, गवर्नमेंट का, ब्यूरोक्रेसी का, गवर्नमेंट का, और जो बेसिक एलोकेशंस करना है, गवर्नमेंट तो रिसर्च नहीं करती जब तक उसके लिए इंस्टीट्यूशंस और साइंटिफिक कम्युनिटी कंट्री की और टेक्नोलॉजी कम्युनिटी कंट्री की वो तैयार नहीं होगी, तब तक R&D नहीं हो सकता। अब देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल है कि इंडिया को 2020-21 में इंडिया ने 58,000 पेटेंट्स फाइल किए थे, जिसमें 28,000 पेटेंट्स ग्रांट हुए। इसी पीरियड में चाइना को 5.5 लाख पेटेंट ग्रांट हुए और यूनाइटेड स्टेट्स को 3.5 लाख पेटेंट ग्रांट हुए। और ये छोटे छोटे प्रोसेस पेटेंट्स हैं, ये कोई बेसिक R&D रिलेटेड पेटेंट्स नहीं है, छोटे छोटे प्रोसेस पेटेंट्स हैं। एक काम को मैं इस तरह ना करके इस तरह करूं, इस तरह के पेटेंट्स हैं, पैकेजिंग पेटेंट्स हैं। कुछ पेटेंट्स केवल वैल्यू चेन के डिफरेंट एरियाज में हैं, कुछ खाली सॉफ्टवेयर पेटेंट्स हैं, कुछ सिंपल एल्गोरिथमिक पेटेंट्स हैं। हम इस समय दुनिया की 17% जनसंख्या है, हर 6 में से एक व्यक्ति भारतीय है, तो क्या उतना ही इक्विवेलेंट पेटेंट नंबर्स हमारे नहीं होने चाहिए? क्या उतने ही इक्विवेलेंट हमारे ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं होने चाहिए? अगर हम डेवलपमेंटल एफर्ट्स के अचीवमेंट्स को देखें तो हम कहां पर देखें उसको? क्या कल से अगर हम थोड़े से बेटर हैं तो हम बेटर हो गए, जबकि दुनिया उस बीच में काफी, अगर दुनिया 20% प्रगति की है और हमने पिछले 2 साल में 7%, 8% ही की है, तो क्या हम आगे बढ़ गए? किस लेवल से हम कंपेयर करें? थोड़ा सा हमें कंपैरेटिव स्टडी का अध्ययन करना पड़ेगा समझने के लिए कि क्या हम जो अचीव कर रहे हैं वास्तव में कर रहे हैं। वेल, चाइना के 5.5 लाख में के अगेंस्ट अगर हम सिर्फ 28,000 पेटेंट ला पाते हैं एक साल में, जो चाइना का 120th है, तो आर वी ऑन द राइट ट्रैक?
और ये मेरा डेटा नहीं है, ये मेरा मैन्युफैक्चर्ड कॉन्कॉक्टेड डेटा नहीं है, ये मेरी मैन्युफैक्चर्ड कॉन्कॉक्टेड इंफॉर्मेशन नहीं है। ये हर भारतवर्षी को, भारत के आदमी को, हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को इसको समझने की जरूरत है, बिना उसके काम नहीं चलेगा। R&D एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव प्रोसेस है, एफर्ट इंटेंसिव प्रोसेस है। लेबर इंटेंसिव ना कहकर मैं इसको कहूंगा एफर्ट इंटेंसिव प्रोसेस है, जिसमें मैन एफर्ट और मशीन एफर्ट दोनों लगते हैं। और हमें वेल क्वालिफाइड वर्क फोर्स चाहिए, साइंटिस्ट की और टेक्नोक्रेट्स की। टेक्नोक्रेट्स क्यों कहा जाए, टेक्नीशियंस ना कहा जाए, इंजीनियर्स ना कहा जाए। जहाँ क्रेसी आ जाती है वहां पर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन के एंगल्स आ जाते हैं। हमें बहुत सिंपल वर्क ओरिएंटेड लोग चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी केयर कर लेगा। R&D एक वेल गाइडेड, विजन गाइडेड, एफर्ट गाइडेड प्रोसेस है। अब इस समय देखिए एक समाचार बहुत अच्छा मिल रहा है कि विदेशी इन्वेस्टर्स बहुत सारे भारत में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, R&D में इन्वेस्ट करने में है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इंडिया में आकर टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव ब्रेक थ्रू मिलेगा। और वो किस पर कैपिटलाइज कर रहे हैं कि इंडिया में आकर उन्हें टेक्नोलॉजी टैलेंट मिलेगा, यहाँ क्वालिफाइड टैलेंट मिलेगा, यहाँ से टैलेंट मिलेगा जिसको वो अपने तरह से मोल्ड करके उनसे R&D करा लेंगे। R&D आजकल के डेट में इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे बड़ी वैल्यू एडिंग स्टेज है। अगले 3 साल में जर्मनी में 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से अधिक वर्कफोर्स चाहिए, उनके पास अवेलेबल नहीं है। ऐसे लोग चाहिए जो उनकी इंडस्ट्री में वैल्यू एडिंग वर्क कर सके। और जब वो देखते हैं कि इस तरह की कमी है तो वो सोचते हैं क्यों ना हम हिंदुस्तान में जाकर जो हमें सस्ता पड़ेगा वहीं से इस काम को करा के फिर अपने यहाँ ले आए। R&D यहाँ करेंगे, वैल्यू एडिशन जर्मनी में और अमेरिका में जाकर करेंगे, बिजनेस वैल्यू एडिशन, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी अल्टीमेटली वहां जाए। तो अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आकर R&D करते हैं, देखिए अगर प्रोडक्शन भी करते हैं तो इंडिया में फायदा है, लेकिन सिर्फ R&D करा के यहाँ से और चले जाए और उसका इंटरनेशनली यूज करें, अपने बेनिफिट के लिए यूज करें, तो इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे टैलेंट पूल को यूटिलाइज करना चाहते हैं लेकिन वैल्यू यहाँ नहीं ऐड करना चाहते। जब वो अपनी कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस करते हैं तो ये पाते हैं कि हमें वर्कफोर्स चाहिए और अच्छी वर्कफोर्स चाहिए, उसके लिए इंडिया जैसे कंट्रीज बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को ग्रोथ की देखते हैं। इस समय माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, सैमसंग, बहुत सारी कंपनियां जो इंडिया में फैसिलिटीज क्रिएट कर रही हैं। क्वेश्चन ये है कि वहां पर किस स्टेज, पूरे सप्लाई चेन और वैल्यू चेन के किस स्टेज का काम वो इंडिया में कर रहे हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इंडियंस इस प्रोसेस से कितना कमाएंगे और वो खुद इस प्रोसेस से कितना कमाएंगे। जब तक इन वैल्यूज को हम ब्रेकअप नहीं करेंगे, हम एक्चुअली जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसका हमें बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हम नहीं नाप पाएंगे। खाली R&D में अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन सिस्टम में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी कितनी लेवरेज इंडिया को मिलेगी ये हमें कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, ये हमें एसेस करना सीखना पड़ेगा। और हमारे पास प्रॉपर टूल्स, टेक्निक्स, कंसेप्ट्स, परसेप्ट सब है, हमारे पास पूरी प्रणाली है उसको कैलकुलेट करने की और हम कर सकते हैं। सो सिर्फ R&D की स्किल्ड फोर्स यहाँ पर है इसलिए वो कर रहे हैं, तो दैट इज वन गुड थिंग, बट उसका रिजल्ट इंडिया को क्या मिलेगा ये देखना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडिया के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन्वेस्ट कर रही हैं। बहुत सारे नए नए कोर्सेज और प्रोजेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, लेकिन वो आज की डेट में चूंकि एक इंटरनेशनल रिसेशन है, उन्हें बेस्ट स्टूडेंट्स इंडिया से मिल जाते हैं, यहाँ के लोग कैरियर ओरिएंटेड हैं, तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो अपनी एजुकेशन में, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिटेबिलिटी उन ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगी। कोर्सेरा के मैक्सिमम टेकर्स इंडिया में हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जितनी ऑनलाइन एजुकेशन है उसके मैक्सिमम टेकर्स इंडिया और चाइना में। लेकिन क्या उसका बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है? well, that's one thing that we need to assess. मैं यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं खाली कोई आंसर नहीं दे रहा, मैं यहाँ खाली क्वेश्चंस छोड़ रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत एसेंशियल हैं। How, why, where, what, when, simple questions are essential to understand the reality of the world. Okay. Now government ने अभी डिजाइन लिंक्ड स्कीम्स में 75,000 करोड़ के करीब खर्च किया है, और अभी जो सबसे बड़ा थर्स्ट आ रहा है इंडिया में, अब देखिए, वी आर फॉलोअर्स, वी आर नेवर द लीडर्स। अब जब ये पता चल गया है कि दुनिया में अगर हमारे पास अपने सेमीकंडक्टर्स नहीं होंगे, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। और ये रियलाइज करते हुए 80s में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था नोएडा में, जिसमें काफी इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट हुआ, फिर एक आग लगी और अल्टीमेटली हमेशा के लिए वो इन्वेस्टमेंट गिव अप कर दिया गया। इस बीच में चाइना और ताइवान एक बिग लीप ले गए, बहुत लंबी कूद लेकर बहुत आगे बढ़ गए, और हम देखते रहे। हमारी प्रायोरिटीज कुछ और रही, और आज जब इतने साल बाद हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का, सेमीकंडक्टर्स का ऑलमोस्ट हर नए प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज हो रहा है, तो आज हमारे पास कोई भी चारा नहीं है एक्सेप्ट आउटसोर्स करने के, और फिर रह जाता है चाइना, ताइवान, कोरिया, साउथ कोरिया। ऐसा क्या था कि हम वो चीजें नहीं देख पाए जो हमें देखनी चाहिए थी? देखिए, हमारी प्रायोरिटीज ही हमारा जो है वो लैंडस्केप डिसाइड करती है। हम केवल उतना ही देख पाते हैं जितना हमारी प्राथमिकताओं के क्षेत्र में आता है, बाकी दिखाई ही नहीं देता। क्या अच्छा हुआ, अब इंडिया में रिसेंटली वेदांत VETL इंडियन कॉन्ग्लोमरेट है, उसने एक ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन के साथ मिलकर गुजरात में पहला सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्लांट एस्टेब्लिश करने के लिए मैसिव इन्वेस्टमेंट किया है, और आगे भी करने की सोच रहा है। लेकिन अभी जो पता चला है कि उसकी गति उतनी त्वरित नहीं है, तेज नहीं है, जितनी शुरू में प्लान की गई थी। बाकी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, मालूम करने की कोशिश कीजिए। सो हमें अल्टीमेटली जैसे ही ये सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अब देखिए रिलायंस भी आ गया है, अब HCL इंफोसिस्टम एंड HCL टेक्नोलॉजीज भी आ गया है, टाटास भी सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में नए टाई-अप्स कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। रिजल्ट क्या आएगा ये हमें अगले 2-3 साल से पहले नहीं पता चलेगा। ओके, और डेफिनेटली जैसे ही सेमीकंडक्टर चिप्स आगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, इंडिया में जो है क्या कहते हैं, नए नए इंडस्ट्रीज आएंगी, MSMEs आएंगी, क्योंकि देखिए हर बड़े इन्वेस्टमेंट का एक फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेज होता है। दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोडक्टिव कैपिटल में DPI जो हम करते हैं, डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट होते हैं, और एक सोशल ओवरहेड कैपिटल होते हैं। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर में कर लें, फिर हम इंडस्ट्री देख लेंगे, हमारे यहाँ अक्सर ये रहा है। दूसरा ये है कि पहले हम इंडस्ट्री देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। यहाँ पर हमें दोनों चीजें साथ साथ करनी होंगी। हमें डायरेक्ट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, जिससे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के थ्रू
हमारी एंसिलरीज और चीज़ें डेवलप हो जाए, अल्टीमेटली इंडिया एक वाइब्रेटिंग इकोनॉमी हो जाए। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एसेंशियल है इस समय। गवर्नमेंट का एम्फेसिस मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, लेकिन हमें डीपीआईज भी चाहिए, डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सीधा उत्पादक निवेश चाहिए। ओके, अब इंडिया को किस तरह आर&डी का हब बनाया जाए? इंडिया का जो साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी एडवांस कंट्रीज से भी बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं, अचीवमेंट की बात नहीं कर रहा। हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पास लैब्स है। लैब्स में क्या हो रहा है वो एक अलग बात है, ओके। लेकिन अब बहुत सारी कंपनीज जो है वो आर&डी यहाँ पर डेवलप कर रही हैं, बहुत अच्छा है। कुछ फार्मा कंपनीज, कुछ आईटी कंपनीज, कुछ कम्युनिकेशन कंपनीज, बहुत सारे ऐसे जायंट्स हैं इंडिया में जो अपने भारत इंटरनेशनल, जो कि भारत में आर&डी बेसिस बना रहे हैं अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए। इंडिया के सामने एक मौका है कि नए अलायंसेस डेवलप करे। और अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था कि डॉक्टर कलाम एनजी रेड्डी, डॉक्टर के ए रेड्डी, जो कि रेड्डीज लेबोरेटरीज के पीछे एक फोर्स है, उन्होंने कहा है कि मेडिसिन में रिसर्च जो है 3 गुने और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट के अमाउंट से ज़्यादा है, और सेल्स और डेवलपमेंट उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो क्यों ना हम आर&डी को एक बिजनेस एक्टिविटी की तरह लें, इसको एक प्रोजेक्ट की तरह लें, और इसमें क्रिटिकल पार्ट मेथड और प्रोग्राम एवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स जैसी बेसिक टेक्निक्स को यूज करें, इन्वेस्टमेंट को ऑप्टिमाइज करें और रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज करें। कर सकते हैं जब तक हम मैनेजमेंट मेथड्स को आर&डी में यूज नहीं करेंगे, आर&डी के रिजल्ट्स हमें उतने अच्छे नहीं मिलेंगे। तो हमारे लिए समझने की बात यह है कि इंडिया को एक आर&डी हब बनाने के लिए एक आमूल चूल परिवर्तन चाहिए, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में, यहाँ की थिंकिंग में, यहाँ की अप्रोच में, यहाँ की क्रिएटिविटी में, यहाँ की इनोवेशन में। और हमें कंप्लीट रिवैम्पिंग चाहिए ह्यूमन माइंड के थॉट प्रोसेस की। और इस दिशा में हमें आगे बढ़ने के लिए एक फ्रेश अप्रोच चाहिए। Thank you very much.